हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग क्लास 7 ज्योग्राफी में चैप्टर 4 करेंगे, एयर। तो इस चैप्टर में हम लोग एयर को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले हमने कीवर्ड्स वीडियो दिया है जिसमें हमने इस पूरे चैप्टर के कीवर्ड समझे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमने इसका 15 एमसीक्यूज़ इसमें से दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। वो इस चैप्टर में से नहीं है एक्सरसाइज से, उसके हम अलग आज सॉल्व करवाएंगे जब भी पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो इसकी जो एक्सरसाइज होती है वो अलग क्वेश्चंस रहते हैं, तो इससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो आपको 15 एमसीक्यूज़ उसमें मिल जाएंगे। अब इस चैप्टर को हम लोग आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये फर्स्ट यहाँ से पैरा स्टार्ट हो रहा है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने 3 पढ़े थे मेजर डोमेन्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और फोर्थ था कॉमन जिसमें तीनों लाई करते थे, बायोस्फीयर। तो ये 4 हम लोगों ने डोमेन्स पढ़े थे। अब इसमें से क्या है कि लिथोस्फीयर को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग अर्थ का इंटीरियर हम लोगों ने पढ़ा था इनसाइड और अर्थ में और चेंजेस में। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से इलैबोरेट किया गया है। अब हम देखते हैं, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए, हमारी अर्थ जो होती है, ये हमें पता है कि ये चारों तरफ इसके एटमॉस्फेयर होता है, जो कि कैसी होती है, ह्यूज ब्लैंकेट होता है ये ह्यूज ब्लैंकेट होता है, किसका होता है, एयर का होता है। ठीक है, एयर का ह्यूज ब्लैंकेट होता है इसके चारों तरफ, जिसको प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन फिनोमेना से। ठीक है, तो यही है एटमॉस्फेयर। क्या है अगर पूछे कोई, तो अवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हो गई। अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स वगैरह ये सब रहते हैं, और यहाँ हमारी अर्थ का कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पर। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेजेस। जो सन से आने वाली हार्मफुल रेजेस होती हैं, जो नुकसान करती हैं, उनसे बचाता है। और यहाँ पे रहने के लिए क्या है, ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये ब्लैंकेट नहीं होता, ये एयर का ब्लैंकेट नहीं होता, तो क्या होता, तब क्या होता कि दिन के टाइम में जब सूरज निकलता तो उसकी इतनी ज़्यादा हीट यहाँ पर आती, इतनी ज़्यादा हीट आती कि हम सब क्या हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं एकदम। ठीक है, बेक्ड हो जाते हैं। और दिन के टाइम और रात के टाइम जब सनसेट हो जाता तो माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता। मतलब दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये इस एटमॉस्फेयर का ये रोल है कि हम लोग यहाँ पे आराम से, टेम्परेचर मेंटेन है, हार्मफुल रेजेस नहीं आ रही हैं सन की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब देखते हैं डू यू नो में क्या कह रहे हैं। डू यू नो में इन्होंने क्या 2 चीज़ें बताई हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इनको अच्छे से समझते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड। क्या होता है कि ये जो हमारी अर्थ है, जब सूरज निकलता है तो उसकी रेजेस यहाँ पर आती हैं और सनसेट के टाइम पे ये वापस जाती हैं। तो क्या होता है, जब ये वापस जाती हैं तो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, वो क्या करती है, वो इसकी गर्मी को कुछ यहाँ पर ट्रैप कर लेती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर रहती तो वो हमारे अर्थ पे टेम्परेचर को मेंटेन करती कैसे। ठीक है, तो इसी गैस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर कोई पूछे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका काम समझ में आ गया। ये जो हीट रिफ्लेक्ट होती है तो उसको यहाँ पर ट्रैप कर लेती है और टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। अगर ये ना हो तो या ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी हीट, और फिर वही चीज़ होगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। अब आगे देखते हैं, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke, car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. This is called global warming. अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं,
ठीक है। मोटर व्हीकल्स हैं, कार वगैरह है, तो उनसे स्मोक निकलता है, फ्यूम्स निकलती हैं, वो सब क्या करती हैं, हीट पैदा करती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। तो इसलिए इनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, और जब इनका अमाउंट बढ़ रहा है तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप कर रही है अपने में। इसकी वजह से यहाँ पे अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन coldest parts of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run. क्या होता है कि अब ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स जो होते हैं बड़े बड़े, वो क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, मेल्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब वो कहाँ पर आएंगे, सी लेवल को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब सी लेवल में पानी आएगा उनका, तो वो क्या करेंगे, उसका लेवल ऊंचा कर देंगे। तो अब जैसे आइलैंड होते हैं छोटे छोटे, जो चारों तरफ से समंदर से घिरे होते हैं, वो डूब सकते हैं। तो ये एक नुकसान है। कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं, यानी कि पानी के पास वाले जो एरियाज़ हैं, वो सब क्या होंगे, उनमें बाढ़ आने की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब देखिए नेक्स्ट है, तो ये हमने समझ लिया कि ये हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इतनी चीज़ें समझ ली। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। देखिए यहाँ पे पाई चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको दिखा रहा है परसेंटेज, वो नाइट्रोजन की दिखा रहा है 78%। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, उन गैसेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट प्लेंटिफुल बोलेंगे गैस है नाइट्रोजन, यानी कि 78% है। सेकेंड नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है 21%। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%, और फिर अदर्स, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। अब देखिए बल्क में जो है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में कौन सी दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और जो कम अमाउंट में है वो कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑर्गन, ये सारी हैं। हाइड्रोजन, इन गैसेस के अलावा क्या है, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ये एयर में रहते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन। अब एक एक गैस का इन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताई है कि क्या काम करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में क्या रोल है इनका, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए नाइट्रोजन क्या है, प्लेंटिफुल गैस है, एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल, तब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाती है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होती है कि रिएक्टिव नहीं होती, एकदम एकदम ये रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नाइट्रोजन जाती है और रिलीज भी होती है। ठीक है, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। बट प्लांट्स, अब प्लांट्स में कैसे, क्योंकि देखिए हमें थोड़ी बहुत नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो हमें फूड वगैरह से मिल जाती है, या फिर इस तरह से ब्रीदिंग में मिल जाती है। अब प्लांट्स कैसे लेंगे नाइट्रोजन, उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया एक टाइप का होता है राइजोबियम नाम का, वो क्या करता है, वो इस नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करके रूट्स, जो उनकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती है, वो उनके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट, ताकि वो प्लांट्स क्या करें, उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। ठीक है, तो नाइट्रोजन का रोल समझ लिया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ये मान लिए कोई ट्री है और ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो क्या होता है कि इनके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह से बैलेंस रहती है, इसकी बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं जब हम लोग इनहेल करते हैं, और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ट्रीज़ में क्या है, उल्टा है इसका,
वो क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इसीलिए जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे फ्रेश एयर वहाँ पे हम लोग को फील होती है, तो उसको हम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये साइकिल जो है ये चलती रहती है इस तरह से। तो एक परफेक्ट बैलेंस की अगर हम बात करें तो जितना अमाउंट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे उतना अमाउंट प्लांट्स उसे अपने में एब्जॉर्व करें, और वो ऑक्सीजन जितना अमाउंट रिलीज़ करें उतना हम लोग अपने में एब्जॉर्व करें सांस लेने में। ठीक है, तो ये जो साइकिल होती है ये परफेक्ट तब चलती है जब इनका प्रॉपर अमाउंट मौजूद होगा। ठीक है, अगर इनका अमाउंट इधर उधर हुआ तो ये साइकिल इम्परफेक्ट हो जाएगी या फिर बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि ट्रीज़ जो हैं बहुत तेज़ी से कट किए जा रहे हैं। तो ट्रीज़ जब कट किए जा रहे हैं तो क्या होगा, इनकी वजह से बैलेंस बिगड़ेगा। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया कि ट्रीज़ जो हैं ये बहुत तेज़ी से कट किए जा रहे हैं। दूसरा देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने यही बात बताई है जो हमने यहाँ पे अभी बताई है। उसके बाद क्या है, हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। अब देखिए क्या बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में फ्यूल्स को जलाया जाए या फिर कोल ऑयल इन सबको जलाया जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। हमेशा बर्निंग में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो उसका क्या होगा, परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, उसके कंपेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है, तो ये बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। हो यही रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चिमनियाँ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ये फ्यूल जलाया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रही है, तो इस वजह से इसका बैलेंस ख़राब हो रहा है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। अल्टीमेटली होगा क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ऑक्सीजन का कम है कंपैरेटिवली, ये बैलेंस ख़राब हो गया है, तो इस वजह से क्या होगा, अर्थ पे यहाँ पे वेदर क्लाइमेट में क्या हो, जो टेम्परेचर है वो राइज़ करेगा। ठीक है, टेम्परेचर राइज़ करेगा, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होगी, अभी हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये अफेक्ट करेगा हमारा वेदर और क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो न्यूज़ में आई हुई हैं, तो उनकी कटिंग्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, ये तो हमें पता है कि जो ह्यूज ब्लैंकेट है उसमें क्या है, वो एयर का है और उसमें कई सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर की हम बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर में तो ये कई सारी लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। ट्रोपोस्फियर सबसे जो हम लोग से अगर हम लोग देखें तो ट्रोपोस्फियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मिजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, एग्जोस्फियर है और फिर स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस फिगर में देखते हैं, देखिए लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, माउंटेन वगैरह ये सब ह्यूमन बींग्स लिविंग ये सब कहाँ है, ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, अब इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह मिलेंगे, आपको ओजोन लेयर मिलेगी। मिजोस्फियर में मेटेराइट्स मिलेंगे, ये देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद आ जाएगा थर्मोस्फियर, फिर एग्जोस्फियर। ठीक है, तो ये इस तरह से सीक्वेंस में है पूरा, यहाँ पर हाइट किलोमीटर में। तो यहाँ पर इनकी हम रेंज की बात करेंगे और इनकी क्या क्या खासियत है इसकी बात करेंगे। तो एक एक लेयर को हम लोग डिटेल करते हैं। ट्रोपोस्फियर क्या है, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एक्सिस्ट एयर here almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer। देखिए ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, जो इसकी ये रेंज है, हाइट है इसकी, सी लेवल से अगर देखा जाए, सी लेवल से 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर आपको मिलेगी। इसमें जितनी भी वेदर फिनोमेना होता है जैसे आंधी बारिश तूफान, ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, और जितनी भी आपको लिविंग बींग्स हैं वो सब यहाँ पर मिलेंगे और यहाँ पर एयर है, ऑक्सीजन। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर लेयर आती है, उससे पहले आपको एक बाउंड्री मिलेगी जहाँ पर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मिल रही होंगी, उसको कहेंगे ट्रोपोपॉज। ठीक है, इसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की रेंज है 10 किलोमीटर से लेकर अबव 40 यानी कि 45 कह सकते हैं, 45 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली ये है स्ट्रेटोस्फियर की रेंज। इसमें क्या आपको एरोप्लेन वगैरह मिलेंगे, ओजोन लेयर भी इसमें मिलेगी।
तो इसको देखते हैं यहाँ पर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। देखिए अगर पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर में, तो आप कहेंगे ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इसमें ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी लेयर है जो क्लाउड्स फ्री है, जहाँ पर बादल नहीं मिलेंगे या फिर वेदर फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगी, तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठ सकते हैं। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमेना बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसी वजह से ये यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि ओजोन गैस लेयर यहीं पर मौजूद है। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेजेस, जो कि क्या करती है, जो सन रेजेस आती हैं तो उनकी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेजेस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ पे आने नहीं देती। ओजोन लेयर ये काम करती है, ठीक है। और अगर ये आती है तो उसी की वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर वगैरह ये सारी डिजीजेज होती हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये समझ में आ गया, ओजोन लेयर किस में हमें मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी। इसके बाद देखते हैं मेसोस्फेयर। दिस इज़ द थर्ड लेयर। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और प्रेशर भी कम होता जाएगा। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेटियोराइट्स बर्न अप दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। देखिए क्लास 6 में सोलर सिस्टम में जब हमने ये सब पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे बात की थी कि मेटियोराइट्स जब आते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। उस फ्रिक्शन की वजह से उनमें क्या होता है, बर्निंग होने लगती है, जलने लगते हैं, और एनी चांस वो अर्थ पे आ भी जाते हैं तो जहाँ पे गिरते हैं वहाँ बहुत ही गहरा सा गड्ढा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लासेस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो वही वो किस लेयर में होता है, तो मेसोस्फेयर लेयर में होता है, ठीक है। यहीं पे फ्रैक्शन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि इसकी रेंज क्या है, 45 से लेकर अबव 80 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी ये रेंज है। और दूसरा, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और मेटेओराइट्स भी यहीं पर बर्न करने लग जाते हैं। फिर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे मेसोस्फेयर में आपको काफ़ी ठंडा मिलेगा, फिर जैसे जैसे आप थर्मोस्फेयर में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बहुत तेज़ी से मिलेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा थर्मोस्फेयर में आपको। यहाँ पर क्या होती है, एक और लेयर होती है आयनोस्फेयर, ठीक है। आयनोस्फेयर पार्ट थर्मोस्फेयर का ही है, ठीक है। और ये क्या काम करती है आयनोस्फेयर, ये रेडियो ट्रांसमिशन का काम करती है। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, अर्थ से ऊपर जाती हैं, इस लेयर से टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर अर्थ पे वापस आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये जो आयनोस्फेयर लेयर है या किस में मिलेगी आपको, थर्मोस्फेयर का ही एक पार्ट है। इसकी रेंज क्या है, 80 टू 400 किलोमीटर। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, जो भी हमने बताया। अब देखिए एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सॉस्ट। जो सबसे ऊपर की लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फेयर है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन आपकी एयर है, बहुत ही पतली एयर मिलेगी। लाइट गैसेस मिलेंगी जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, एक बार देख लीजिए। ट्रोपोस्फियर, फिर ट्रोपोपॉज आएगी, स्ट्रेटोस्फियर, फिर एक बाउंड्री आएगी स्ट्रेटोपॉज की, फिर मेसोस्फियर, फिर मेसोपॉज की बाउंड्री आएगी, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। अब हम आते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्लाइमेट को हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वेदर हमने बताया था कि वेदर क्या होता है, जो हर घंटे चेंज होता है, हर दिन चेंज हो जाता है, सुबह से शाम में चेंज हो जाता है, आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो क्या कहलाता है, वेदर कहलाता है, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस से हम क्या करते हैं, सालों साल उस वहाँ का देखते हैं कि किस तरह से कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एनालाइज करते हैं और फिर हम बताते हैं कि वहाँ की कैसा क्लाइमेट है, यानी कि एवरेज वेदर कंडीशन हम उसको बताते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर गर्मी रहती है, जैसे राजस्थान है,
वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे डिज़र्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, अब हम वहाँ का टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं कि किस टाइम कम हुआ किस टाइम ज़्यादा हुआ। जब हम घंटे से घंटे या दिन से दिन की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा वेदर टर्म, और जब हम एक एवरेज वेदर की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा क्लाइमेट। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, देखिए, डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली 1 in 200 करोड़ पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। 200 करोड़ पार्ट्स सन की एनर्जी आती है, जिसमें से अर्थ जो रिसीव करती है वो सिर्फ 1 यूनिट रिसीव करती है। ये याद रखिएगा, ये एक फैक्ट टाइप है। इसके बाद है टेम्परेचर। इससे पहले देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं जो मेजर करने के लिए हैं। थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर मेजर करता है टेम्परेचर को। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता करना हो तो हम किससे मेजर करेंगे, बैरोमीटर से। रेन गेज, अगर हमें रेनफॉल का अमाउंट पता करना हो कि कितनी बारिश हुई कहाँ पर, तो वो रेन गेज हम लोग यूज़ करते हैं। अगर हमें पता करना हो कि विंड की डायरेक्शन क्या है, किधर से किधर चल रही है, तो उसके लिए विंड वेन हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम यूज़ करते हैं। अब टेम्परेचर देख लेते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, जो हम लोग हर दिन फील करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। ये इसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो भी गर्मी हम महसूस करते हैं या फिर जो भी ठंडी हम महसूस करते हैं, उसका मेजरमेंट वो कितनी है, ज़्यादा है, कम है, कितनी है, तो वही कहलाता है टेम्परेचर। ठीक है, कितनी डिग्री है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब टेम्परेचर का चेंज कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक चेंज, ये सिर्फ दिन और रात में ही चेंज नहीं होता बल्कि हर सीज़न वाइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हॉट विंटर सीज़न आए, समर सीज़न आए, उसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है। समर आर हॉटर देन विंटर, जो गर्मियाँ होती हैं वो ठंडक से ज़्यादा गर्म होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज़ इंसोलेशन। अब ये टेम्परेचर जो चेंज होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इंसोलेशन है। इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। हमारी अर्थ पे जितनी भी सोलर एनर्जी आ रही है, जितनी भी हमारी अर्थ पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, वो कहलाती है इंसोलेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब देखिए, कहीं पे ज़्यादा पड़ रही होगी, कहीं पे कम पड़ रही होगी, तो इसका अमाउंट भी मैटर करता है। किस तरह से मैटर करेगा, देखिए, हमारी अर्थ है, ये हमारे पोल है, ये इक्वेटर है। सन जो होता है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, कुछ पोल के पास तक नहीं जाता है, तो पोल के पास स्लैंट इस तरह से रेजेस पड़ती हैं। ठीक है, और डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक डायरेक्टली पड़ती हैं सन रेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे इन अमाउंट जो होगा आने वाली रेजेस का ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स तक जाएंगे, चाहे हम नॉर्थ पोल जाएं चाहे साउथ पोल जाएं, इंसुलेशन का अमाउंट क्या होगा, कम होता जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो समझ में आया कि पोल्स जो होते हैं वो स्नो से कवर क्यों है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ पोल हो, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ इंसुलेशन बहुत कम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सोलर रेज जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, स्लैंट पड़ती हैं। इफ़ द अर्थ's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of village. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो काफ़ी सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। टेम्परेचर सिटीज़ में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है विलेज के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो कॉन्क्रीट एसफाल्ट्स की बनी हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने में हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं।
ठीक है। और जब ट्रैप करने के बाद जब वो रिलीज़ करेंगी तो क्या होगा, वहाँ का हीट टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाइट के टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आपको गर्म महसूस होगा यहाँ पे। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर। अब जो हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो गर्म हवा होती है वो क्या करती हैं, अपने में ट्रैप कर लेती हैं। उसकी वजह से भी सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू विलेजेस। ठीक है, ये एक चीज़ हम लोग यहाँ से पता चल गई। अब देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर की सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस ने इन्वेंट किया, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिग्री सेल्सियस। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री पे और बॉयल्स करता है 100 डिग्री पे। ठीक है, हमें पता है कि वाटर जब बॉयल करता है तो वो उसका टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वाटर फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, वो क्या कहलाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आज हमारा सेकेंड पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं एयर प्रेशर से। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी पे एयर जो होती है एटमॉस्फेयर में, वो लगातार क्या करती है, वो एक प्रेशर डालती है। ठीक है, प्रेशर डालती है जो कि हमें फील नहीं होता है, वो इतना हल्का होता है कि हमें फील नहीं होता है। और उसी के काउंटर प्रेशर में हमारी बॉडी बाहर की तरफ प्रेशर लगाती। कैसे, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें रेगुलर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो कर रहा है, और उसी में क्या होती है कि वो बाहर की तरफ बॉडी में प्रेशर लगाती रहती हैं, ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एयर प्रेशर जो होती है वो बाहर से हमारी बॉडी पे फोर्स लगाती है, और इधर काउंटर प्रेशर जो है हमारी बॉडी अंदर से लगाती है, तो वो ताकि बैलेंस रहता है। ठीक है, तो यही हो गया एयर प्रेशर, एयर के थ्रू लगाने वाला प्रेशर। ठीक है, अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, मून वगैरह पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक स्पेशल टाइप का सूट होता है, स्पेस सूट होता है, प्रोटेक्टिव स्पेस सूट। उसमें क्या होती है, एयर भरी होती है। अब वहाँ पे एयर भरने की क्या ज़रूरत है, देखिए वहाँ पे क्या होता है, एयर तो होती नहीं स्पेस में। अब हमारी ब्लड वेसल्स में अंदर से क्या है कि जैसे ही हमारी वेन्स है, अब इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये इस तरफ वॉल की तरफ, बाहर की तरफ प्रेशर लगाती रहती है कंटिन्यूसली। अब अगर मान ली यहाँ पर बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर नहीं है और ये इसको नहीं करेगा, तो ये क्या होंगी, ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो यहाँ पर, तो हमारी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए स्पेस में जो जाते हैं तो उसमें एक ऐसा सूट पहनते हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि एयर को फिल कर लेते हैं, जिससे उनके बाहर की तरफ से प्रेशर लगता है और वो बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसको आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए, एयर का जो वेट होता है उसी की वजह से क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है कहीं पे भी। अर्थ की बात करें तो अर्थ की सरफेस पे वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसा कि अभी हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में पढ़ी है एटमॉस्फेरिक लेयर सारी, तो वहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, मतलब लेयर्स में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। इससे ध्यान रखिएगा, प्रेशर क्या होता है, ऊपर जाने पे, हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होता जाता है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, सी लेवल पे मिलेगा। ऑब्वियसली सी लेवल से हम लेयर से स्टार्ट करते हैं, तो सी लेवल पे हाईएस्ट आपको मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, डिक्रीजेज विथ हाइट। ठीक है, अब अगर ये तो हमने बात कर ली ऊपर नीचे जाने की, अगर हम इस तरह के मूवमेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट की बात करें, तो इस तरह से एयर प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बात करते हैं। देखिए, जहाँ पर टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको, वहाँ पर क्या होगा, एयर जो होगी वो भी गर्म होगी, हीटअप होगी एकदम। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा इन्वायरमेंट में, वहाँ पे एयर जो होगी वो भी गर्म होगी, और गर्म जो एयर होती है, हॉट एयर, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। जब वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो यहाँ पर कैसा एरिया बना लेगी, लो प्रेशर एरिया बना लेगी। ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा।
अब देखिए गैसेस को हम मर्ज करते हैं। देखिए एक बार फिर से, टेम्परेचर जहाँ पे हाई होगा एयर क्या होगी, वहाँ पे गर्म होगी। एयर गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो वहाँ पर कैसा एरिया बना लेगी, लो प्रेशर एरिया बना लेगी। और लो प्रेशर एरिया जुड़ा होता है क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर से, यानी कि थोड़ा सा नमी वाला जो वेदर होता है वो, और बादल वाले जो बादल आसमान में दिखाई देते हैं वो, यानी कि समझ लीजिए वहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। समझ में आ गई ये चीज़। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब देखिए टेम्परेचर, अभी तो हमने कहा टेम्परेचर हाई, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। लोअर टेम्परेचर जहाँ पे देखने को मिलता है एरियाज़ में, वहाँ पे एयर क्या होती है, ठंडी होगी। ऑब्वियसली एयर ठंडी होगी, तो जब ठंडी होगी तो एयर वहाँ पे भारी होगी, लाइट नहीं होगी बल्कि हैवी होगी, भारी होगी। और भारी एयर जो होती है वो हमेशा सिंक करती, ऊपर नहीं उठती है, राइस नहीं करती है, बल्कि सिंक करती है, नीचे बैठती है। ठीक है, और जब नीचे वो बैठी रहेगी तो वहाँ पर कैसा एरिया बना लेगी, हाई प्रेशर एरिया बना लेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और हाई प्रेशर एरिया किससे जुड़ा होता है, क्लियर और सनी स्काई से, यानी कि जो जिसमें सूरज चमचमाता हुआ निकला होता है आसमान में और बिल्कुल साफ मौसम होता है, तो हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर जो होता है वो इससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए द एयर ऑलवेज मूव, अब एयर मूव किस तरह से करती है, एयर जो मूव करती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। ठीक है, मेरे इस जो ये आप बना रहे हैं हम, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से देखिए। एयर जो होती है, ऐसी एयर जो कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी, क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। तो विंड की डेफिनेशन जब भी आएगी आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, विंड क्या होती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। समझ में आ गई, अभी हमने बता दी। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट। हम किस तरह से देखते हैं कि हवा चल रही है, कि कुछ पत्तियां जो हैं वो झड़ी हुई आपको मिलेंगी। ठीक है, जैसे तूफ़ानी हवा बहुत ज़्यादा चलेगी तो आपको ट्रीज़ जो हैं थोड़े से उखड़े हुए मिलेंगे, या फिर कभी बहुत ही जेंटली ब्लो कर रही हो हवा, तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पर क्या होती है कि आपको डस्ट पार्टिकल्स भी दिखेंगे। जैसे आंधी आती है ना, आंधी में क्या धूल दिखाई देती है, आप देख पाते हैं कि डस्ट पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, आप ये देख पाते हैं। और उस टाइम पे हवा इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आप वहाँ पे वॉक नहीं कर पाते। आंधी में आपको चलना मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है हमारी बॉडी पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, जिससे हम उसकी डायरेक्शन में तो मूव कर सकते हैं लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। आपने देखा होगा ये कि जब इस तरह से हवा चलती है तो वहाँ पर अम्ब्रेला जो है वो उलट जाता है, आपने देखा होगा। तो वो क्या, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है और अम्ब्रेला जो है वो स्टैटिक फॉर्म में नहीं रह पाता। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप कुछ और एग्जाम्पल सोचिए जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा चल रही हो और आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं डू यू नो में क्या कह रहे हैं। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। होता क्या है कि विंड जैसे यहाँ से यहाँ की तरफ चली तो इस हवा का जो नाम पड़ेगा वो जहाँ से ये स्टार्ट हुई, जहाँ से ये चली है उसके बेसिस पे पड़ेगा। जैसे मान लिए वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में चली तो इसको, इस हवा को क्या कहेंगे, वेस्टर्ली कहेंगे। ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम, फ्रॉम विच इट ब्लोज। ठीक है, जहाँ से चलती है जिस डायरेक्शन से उसका नाम वहीं से पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने क्या किया, विंड्स देखिए कई टाइप्स की होती हैं, तो उनकी 3 कैटेगरीज हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक बार इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हवा के मूवमेंट की वजह से, अभी हमने बताया था कि हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो अर्थ पे कहाँ पर किस तरह का प्रेशर मिलता है, किस तरफ से, तो फिर उसके अकॉर्डिंग किधर से किधर हवा चलती है, मूव करती है, ये सारा हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, विंड सिस्टम को समझते हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, अभी से देखते चलिए। देखिए ये हमारा क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, ये लो प्रेशर डोलड्रम्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसा प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
ये आपके क्या हैं, पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है हाई प्रेशर, यहाँ पे भी हाई प्रेशर, यानी कि एक बात समझ में आ गई कि इक्वेटर पे लो प्रेशर रहता है और हाई प्रेशर रहता है पोल्स पे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब किस तरह से बीच में चेंजेस होते हैं इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, आपको पता है ना लो प्रेशर कैसे बना होगा। यहाँ पे देखिए इक्वेटर है, टेम्परेचर क्या होगा, सन पूरी तरीके से यहाँ पे रहता है, 2 बार पास होता है यहाँ से, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में और सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, टेम्परेचर जब हाई होगा तो वहाँ की एयर कैसी होगी, हॉट होगी। एयर हॉट होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो उस एरिया को कैसा बना देगी, लो प्रेशर एरिया बना देगी। ठीक है, तो ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, कंफर्म हो गया। अब देखिए जब ये लो प्रेशर एरिया बना देगी और ये ऊपर उठी एयर, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है रीजन 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्या लिखा है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड कहला रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इसके कंपेयर में यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, अब जब हाई प्रेशर है तो विंड किस तरफ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, इसलिए ये आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। विंड किधर मूव करेगी, यहाँ से इस तरफ, और क्या करेगी, इस बैलेंस यहाँ से जो ऊपर उठी ना, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना, इसको बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड मिल गई। अब जैसे और ऊपर जाएंगे, देखिए पोल्स पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, टेम्परेचर क्या होता है, एकदम कम होता है, माइनस में चलता है। ठीक है, पोल्स पे बर्फ़ होती है, तो यहाँ की एयर कैसी होगी, यहाँ की एयर क्या होगी, भारी होगी, हैवी होगी और ठंडी होगी एकदम। और ठंडी होगी तो क्या करेगी, सिंक करेगी, नीचे नीचे बैठेगी। अब जब नीचे बैठेगी तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो ये हाई प्रेशर बिल्कुल सही है। अब हाई विंड किधर से किधर चलती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती, तो विंड यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये लो प्रेशर एरिया है आपका। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेगी। इसी तरह कंपैरेटिवली यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो आप जब भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, ये बैंड दिखाई देंगी, यही आपकी बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, इसी तरह अब जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में होता है सेम। इक्वेटर है, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर आप 30 से 35 डिग्री साउथ में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ से विंड इस तरह से चलेगी। ठीक है, ये इसी तरह साउथ पोल में भी होता है। तो ये जो है प्रोसेस आपकी चलती रहती है। ये हम बात कर लेते हैं कि विंड्स कितने टाइप की होती है, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। अब डिफरेंस क्या क्या है इनमें, द ट्रेड विंड्स वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। ठीक है, परमानेंट विंड्स कौन कौन सी होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये याद रखिएगा कि ये पूरे साल भर चलती रहती हैं किसी पर्टिकुलर अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, पूरे साल भर ये चलती रहती हैं। तो ऐसी कौन सी विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं। अब आती है सीजनल विंड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये सीज़न वाइज डिफरेंस इसमें आता रहता होगा। ठीक है, अलग अलग सीज़न में अलग अलग होती होगी, तो वही है इसमें। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये क्या करती हैं, अलग अलग सीज़न में अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सीजनल विंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया, इंडिया में जो मानसून्स आता है उसमें सीजनल विंड्स चलती हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप की है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, प्लेस ज़रूरी है इसके लिए, लोकल विंड्स के लिए क्या है, प्लेस ज़रूरी है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे साल भर के एक पर्टिकुलर टाइम पे वो हवा वहाँ पे चलती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर इंडिया में क्या है कि गर्मी के टाइम पे, मई जून के टाइम पे लू चलती है, जिसे लू कहते हैं। बहुत ही गर्म हवा दोपहर के टाइम पे चलती है, उसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। यही हमारे किसका एग्जाम्पल है, लोकल विंड्स का एग्जाम्पल है। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर in a small area, for example land and sea breeze. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called Lu.
तो इस समझ में आ गया, यहाँ पर विंड्स हो गया। अब हम साइक्लोन देख लेते हैं नीचे। साइक्लोन में क्या है कि उड़ीसा में 1999 में अक्टूबर 1718 में पहले साइक्लोन आया था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टाइप का, ठीक है, उड़ीसा कोस्ट में। उड़ीसा कोस्ट आपका किधर है, इस साइड है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 29 अक्टूबर को, मतलब 1718 के बाद 29 को सुपर साइक्लोन आया था, बहुत ही ज़्यादा उसका ख़तरनाक फॉर्म समझ लिया आया था। तो उसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था इस उड़ीसा कोस्ट पे। तो यहाँ पे जो डैमेजेस है वो सब डिस्कस किया है। उसकी विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल थी, टाइडल सर्ज था। आप समझते हैं टाइडल क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा जो इसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने क्या क्या नुकसान किया, तो बहुत ज़्यादा पूरे पेड़ जो हैं वो उखाड़ दिए, रूट्स समेत। उसके बाद अब पेड़ सोचिए, रूट्स पूरी उठ गई, तो सोचिए कच्चा हाउसेस जो होंगे वो कितने, वो तो कहाँ गए होंगे पता भी नहीं चला होगा, कहाँ से कहाँ चले गए होंगे। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स, जो आपके इंडस्ट्रीज़ बनी होती हैं उनके जो छतें होती हैं वो सारे शेड्स जो हैं वो उड़ गए इधर उधर। पावर सप्लाईज, टेलीकॉम लाइंस जो हैं वो सब ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। हैवी रेंस बहुत ज़्यादा हुई यहाँ पर। तो ये सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसमें इफ़ेक्ट आया लोगों को। और इसके बाद आप यहाँ पे बात करें तो क्रॉप्स जो हैं आपकी, पैडी क्रॉप्स, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये गल्फ़ ऑफ थाईलैंड से स्टार्ट हुआ था। आप देखेंगे इंडिया के इस, जैसे ये आपका इंडिया है तो इस तरफ यहाँ पर आपको गल्फ़ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के पास गल्फ़ है इसकी, यहाँ से ये ओरिजिन इसकी हुई थी, ठीक है, ओरिजिनेटेड यहीं से हुआ था। तो यहाँ से उठ के ये आपके उड़ीसा की साइड आया था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने जो है क्या किया, 28 कोस्टल टाउन्स को इफ़ेक्ट किया था, ठीक है। और 13 मिलियन पीपल आर इफ़ेक्टेड, 13 मिलियन सोचे पीपल जो है वो इफ़ेक्ट में आए थे। लार्ज नंबर ऑफ़ लाइफ स्टॉक जो होते हैं वो मर गए थे। और जो आपका ये एग्रीकल्चर लैंड होती है सब इनफर्टाइल हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तूफ़ान आता है तो वो पूरे समंदर का बहुत ज़्यादा कचरा और ये सारी चीज़ें लेकर आता है। तो आपकी जो एग्रीकल्चर वाली फर्टाइल जो आपकी होती है, जिस पे आप अच्छे से क्रॉप्स उगा पाते हैं, वो ख़राब हो गई थी पूरी की पूरी। उसके अलावा ये साल, टीक, बैम्बू, ये सब बुरी तरह से इफ़ेक्ट में आए थे। स्पेशली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट से मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, वैनिश हो गए थे, वो भी ख़राब हो गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे आपके साइक्लोन्स की वजह से देखने को मिला है नुकसान। अब बात करते हैं हम मॉइस्चर की। मॉइस्चर यानी कि नमी जो होती है, ये क्या होती है, व्हेन वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़। वाटर क्या होता है कि जब उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता है तो वो क्या होता है, वो इवेपरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, ऊपर उठने लगता है। इट बिकम्स वाटर वेपर, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। जब एयर में नमी आती है, किसी भी टाइम आए, एयर में जब नमी आती है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ऐसे टाइम के मौसम को क्या कहते हैं, ह्यूमिड कहते हैं कि ह्यूमिडिटी आज बहुत है, यानी कि एयर में नमी बहुत है। और चिपचिपी टाइप की, जैसे गर्मियों के बाद, गर्मियों में ये वाला मौसम आता है ना, व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब पूरी तरीके से वाटर वेपर से भरी हुई होती है एयर, तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमिड डे है आज, यानी कि उस दिन मैक्सिमम नमी देखने को मिली है। ये आपको पता चलता है वेदर फोरकास्ट से। एज द एयर गेट्स वार्मर, अब अगर एयर गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए एयर जितनी ज़्यादा गर्म होती है, वाटर वेपर वो उतनी ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो उतनी ज़्यादा वो वाटर वेपर को अपने में क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, पकड़ के रख सकती है, ठीक है। इजी समय आई, सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट भी होती है। क्यों, क्योंकि उतना ज़्यादा उसके पास जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने की। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, बहुत देर से सूखते हैं कपड़े। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपरेट, जो पसीना होता है वो इवेपरेट नहीं हो पाता है, चिपचिपी टाइप लगती है, ठीक है। मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, सब लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। ये मॉइस्चर की बात हो गई। अब हम देखते हैं व्हेन द वाटर वेपर राइज, जब वाटर वेपर राइज होता है। अब
हम बात करेंगे कि बारिश किस तरह से होती है। प्रेसिपिटेशन क्या है बेसिकली ये समझते हैं। देखिए वाटर वेपर क्या होती है, जैसे मान ली कहीं पे वाटर है और सन निकला हुआ है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई है, तो वो वाटर वेपर क्या करेगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके वो क्या होगा, वो ठंडा होने लगेगा, है ना, वो ठंडा होने लगेगा, कूलिंग, और उस ठंडे होने की वजह से क्या होगा, उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से वो वाटर की ड्रॉपलेट्स बना लेता है छोटे छोटे, यानी कि वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर उठा और ठंडा होने के बाद उसने क्या किया, ड्रॉपलेट्स बना ली वाटर की, ठीक है। इसी तरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ये चीज़ होती है तो क्या होगा, एक जगह जाकर वो क्लाउड्स बना लेता है, तो इस तरह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स। यही वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, इन्हीं का एक बड़ा मास की हम बात करें तो वो क्लाउड्स बना लेती हैं, क्लाउड्स होते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक, देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। क्या होता है कि जब ये बहुत भारी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनका अमाउंट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स का, हैवी हो जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है। प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है कि मतलब ये वापस से बारिश के फॉर्म में अर्थ पे नीचे गिरने लगते हैं। अब समझ में आई ये रेनफॉल क्या है। रेनफॉल यही है कि वाटर वेपर क्या हुआ, ऊपर उठा, ठंडा हुआ, ठंडा होकर ड्रॉपलेट्स बनाई, क्लाउड्स बने, फिर जब इनका मास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हैवी हो गए ये, तब ये अब फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, फ्लोट नहीं कर पा रहे एयर में, तब ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, बारिश बनकर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फिनोमेना ये चलती रहती। अब देखिए जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, अभी भी मॉइस्चर की बात हो रही है। देखा होगा जो जेट जो उड़ते हैं हवा में, हमने देखा है अक्सर, तो पीछे आपको वाइट लाइंस टाइप की वाइट ट्रेल दिखाई देती होगी, इनके पीछे धुआं टाइप का दिखाई देता होगा। ये क्या होता है, ये इसके इंजन का मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो कंडेंस फॉर्म में इस तरह से बाहर दिखाई देता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और जब तक वहाँ पे दिखाई कैसे देता है, क्योंकि वहाँ पे एयर का मूवमेंट नहीं होता है। अगर एयर मूव कर रही हो तो वो क्या होगा, वो इधर उधर आपको पूरा मतलब मॉइस्चर जो पूरे में फैल जाएगा, तो वो आपको इस तरह से एक ट्यूब के फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे एयर जो होती है ठहरी हुई होती है, एयर नहीं होती है, इसलिए इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। अभी हमने बताया प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है जब वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, एयर में फ्लोट नहीं कर पाती है वाटर वेपर, तब क्या करती है, नीचे आती है अर्थ में लिक्विड के फॉर्म में, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, मोस्टली जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो आता है रेन से, बारिश से आता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बारिश से कौन सा सबसे ज़्यादा पानी आता है, तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा बारिश से आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। When trees on hillside are cut, rainwater flows down to bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. प्लांट्स जो होते हैं ये प्रिजर्व वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। किस तरह से, मान लिए जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अगर हम प्लांट्स को कट कर दें तो क्या होगा, बारिश होगी, वहाँ पर रुकेगा नहीं पानी, बल्कि सीधा स्लाइड कर जाएगा। जैसे माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मान ली ट्रीज़ हों, ठीक है, ट्रीज़ हो, और यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरह से कुछ होगा और पानी थोड़ा सा टिकेगा, धीरे धीरे स्लो डाउन मूवमेंट में नीचे आएगा। तो उससे क्या होगा, मान ली यहाँ पर आपकी पूरी एक टाउन टाइप का है यहाँ पर नीचे, तो वो उसमें बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रीज़ नहीं होते हैं यहाँ पर, सीधा बारिश होगी, तो वो एग्जैक्टली मतलब फ़ौरन ही यहाँ पर क्या होगा, सीधा पानी आएगा, तेज़ी से आएगा, और बाढ़ आने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये जो होते हैं क्या, ये होल्ड भी करते हैं इन्हें। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब यहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो भी 3 टाइप की होती है, तो वो किस तरह से होती है इनको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इजी वाली देखते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो बहुत ही कॉमन है, जो अभी तक हमने बताई। क्या बताई कि वाटर कहीं पर इकट्ठा है, तालाब है आपका, पॉन्ड या फिर रिवर है, वहाँ से क्या हुआ, आपका सूरज निकला हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा, वो वार्म एयर जो है ऊपर उठी,
ऊपर उठी एक हाइट पे जाके जैसे ही वो ठंडी हो गई उसने क्या कर लिया, क्लाउड्स बना लिया। क्लाउड्स बना लिया, फिर एक टाइम के बाद जब यह बहुत ज़्यादा हैवी मास हो गया, ये फ्लोट नहीं कर पा रहा है अब, तो वो क्या हो गया, उसमें प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो गया और बारिश शुरू हो गई। ये कहलाती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब देखिए सेकेंड टाइप की रेनफॉल जो होती है ये माउंटेन वाले रीजन में देखने को मिलती है। क्या है, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखिए माउंटेन, इसमें क्या होता है कि इस तरह से जो मॉइस्ट एयर होती है, नमी वाली एयर होती है, वो इसके स्लोप के अकॉर्डिंग इस तरह से ऊपर उठती है और एक सर्टेन हाइट पे जाके वो उसी तरह से क्लाउड्स बना लेगी और फिर बारिश कर देगी। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए इसके स्लोप में इस तरह से ऊपर उठती है, इसलिए इसका नाम अलग पड़ा है, रिलीफ या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, इसके बाद साइक्लोनिक रेनफॉल, ये थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले तो साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है इसको, ये स्ट्रॉन्ग बनती है आपके समंदर की वजह से। ठीक है, तो वहाँ देखिए दो तरफ से कोल्ड एयर और दो तरफ से हॉट एयर होती है और कुछ इस तरह से ऊपर उठती है। ठीक है, इस तरह से ऊपर उठती है, तो बीच में जो है, जो जिसका सेंटर होता है वो लो प्रेशर वहाँ पे एकदम होता है, इसे आई बोलते हैं। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है और इसके चारों तरफ, मतलब इस तरफ किनारे किनारे हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होता है। ये तो खैर हायर क्लासेस की चीज़ें डिटेल में समझेंगे वहाँ पे। यहाँ पर बस आप ये देख लीजिए कि ये जो मूवमेंट होता है इसका ऊपर उठने का, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि जो आपकी क्लॉक होती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करती है, इस तरह से ऊपर उठती है और एक सर्टेन हाइट पे जाके वहाँ पर क्या करती है, क्लाउड्स बना लेती है और बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है, एक तरफ से कोल्ड एयर और दूसरी तरफ से वार्म एयर ऊपर उठती है एक साथ, और यहाँ पर आपस में क्या हो जाती है, इनमें कुछ इस तरह से फिनोमिनाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप का फिनोमिना हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ऊपर उठने लगती है और इस तरह से प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और फिर क्या हो जाता है, एक सर्टेन हाइट पे जाके ये ठंडी होती है और बादल बना लेती है और बारिश हो जाती है। तो ये आपकी कहलाती है साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमने यहाँ पे रेनफॉल्स पढ़ी हैं। अब ये लास्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया कि ग्राउंड वाटर में सब मैक्सिमम जो पानी होता है वो रेनफॉल की वजह से होता है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, फ्रेश वाटर हमें यहीं से मिलता है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस, वाटर स्कैरसिटी एंड ड्रॉट अकर, रेनफॉल अगर कम हो जाएगी वाटर की कमी हो जाएगी और सूखा हो जाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ मोर, फ्लड्स टेक्स प्लेस, और इसकी ज़्यादती भी ख़राब होती है क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा होगी तो जैसा कि आप आए दिन सुनते हैं कि बाढ़ आ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर में एक्सेस पानी हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और स्नो, स्लीट, हेल, ये प्रेसिपिटेशन के कुछ अदर फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर हम देख रहे हैं कि ये कंप्लीट हो गया है, सेकेंड चैप्टर हमारा। अब इसकी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर अभी हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन आंसर डिटेल में समझने हैं तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उसका सेपरेट वीडियो बना लेंगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का, NCERT सॉल्यूशन टाइटल के अंदर ये रखेंगे अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो। अदरवाइज हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको यहाँ से पूरा ये आप क्वेश्चन आंसर आराम से आप समझ के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन यहाँ पे बता दिएगा। विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बल्क में होती हैं, बाकी सब कम में होती है, लेसर अमाउंट में होती हैं। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट करती है। व्हाट इज़ वेदर, वेदर की डेफिनेशन बताई दिएगा। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, अभी हमने बताई, कन्वेक्शनल आपकी और ओरोग्राफिक यानी कि रिलीफ और फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। व्हाट इज़ एयर प्रेशर, यहाँ पे एयर प्रेशर की डेफिनेशन बता दिएगा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, हार्मफुल सन रेज से कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है, तो ओजोन गैस लेयर जो मिलती है हमें स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलती है ओजोन गैस, ये हमें हार्मफुल यूवी रेज से सन की प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी है, जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स, ये सब हम लोग सर्वाइव करते हैं, ट्रोपोस्फेयर जो आपकी फर्स्ट लेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, जहाँ पर एरोप्लेन आपके उड़ सकते हैं आराम से, बहुत ही आइडियल कंडीशन मिलती है जहाँ पर क्लाउड्स बहुत ही कम होते हैं, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जैसे जैसे
एटमॉस्फेयर की लेयर में आप ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर कम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, सी लेवल पर। इसके बाद व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज़ कॉल्ड, प्रेसिपिटेशन जो अर्थ पे नीचे आता है लिक्विड फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। अब यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग देख लेते हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स आपकी होती हैं परमानेंट विंड, हमने बताया था परमानेंट विंड, ट्रेड विंड्स, ईस्टरलाइज वेस्टरलाइज, ये सब परमानेंट विंड में आती है। लू कैसी होती है, लोकल विंड होती है, किसी पर्टिकुलर जगह पे एक टाइम पे फ्लो करती है, ब्लो करती है। मॉनसून क्या होती है, सीजनल विंड होती है, ये एक मौसम में, ठीक है, सीजनल विंड होती है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है सीजन वाइज। विंड क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, ये समझ आ गया। इनकमिंग सोलर एनर्जी क्या होता है, इंसोलेशन होता है। तो ये आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग भी हो गए। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी आपको कमेंट करना हो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड थैंक यू सो मच।